अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज दिन भर हंगामा आराई, लाठीचार्ज, पथराव और गिरफ्तारियों के बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसागाह फराहम करने का हुक्म दे दिया है। पीटीआई की दरखास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ऐसा प्लान दें कि मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से आए और एहतजाज के बाद घरों को लौट जाएं। ये ना हो जलसे के बाद फैजाबाद या मोटरवे बंद कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पीटीआई और हुकूमत को मुशावरत का हुक्म दिया और अटॉर्नी जनरल को पीटीआई के मुतालबात पर हिदायत लेकर अदालत को आगाह करने का कहा। अदालत ने हुकूमत को पीटीआई रहनुमाओं, कारकुनान के घरों और दफातर पर छापे मारने से भी रोक दिया, जबकि तहरीक इंसाफ ने सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाने की यकीन दहानी करा दी है। विभागीय वजीर कानून की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है, जिसका इजलास चीफ कमिश्नर ऑफिस में होगा। वजीर कानून की सरबराही में फैसल सब्जवारी, आगाजान, असद महमूद और खालिद मक्सी भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुकूमती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास रात 10 बजे बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि टॉप लीडरशिप अपने वर्कर्स को कानून हाथ में ना लेने की हिदायत देगी और उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया ताकत का इस्तेमाल फौरी तौर पर खत्म कर देगी। दौरास्ते से एजाजुल एहसन ने कहा कि बाबर अवान साहब, आप पूछ कर बताएं एहतजाज कब तक रहेगा। ये ना हो जलसे के बाद फैजाबाद या मोटरवे बंद कर दी जाए। ऐसा प्लान दे कि मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से आए और एहतजाज के बाद घरों को लौट जाएं। सेनेटर कामरान मुर्जा ने कुछ अर्सा कबल एहतजाज पर जो वादा किया वो पूरा किया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने कहा कि हम भी ऐसा ही करेंगे, हमारा नए इलेक्शन का मुतालबा है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे रहे हैं। कमेटी पीटीआई की जलसागाह और अल्फाज के चुनाव के मामले को देखेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर से काफिलों की सूरत में इसने का ऐलान कर रखा था, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों को बंद कर दिया गया, जिसके बाद वज़ीराबाद और लाहौर के अलावा किसी भी शहर में गैर मामूली सूरत हाल देखने को नहीं मिली। अलबत्ता इस वक्त कराची के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक देखी जा रही है, जहां नुमाइश चुरंगी के ऊपर कारकुनान ने प्रिजनर वैन को नजर आतिश किया हुआ है। अगर उसके मनाजिर प्रोड्यूसर साहब दिखा सके तो वहां पर धुआं उठ रहा है और गाड़ी नजर आतिश है, आग के शोले उठ रहे हैं और सूरत हाल बड़ी कशीदा दिखाई दे रही है। नुमाइश चुरंगी का इलाका है, वहां से कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी हो रही है। कारकुनान और पुलिस एहलकार आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। ये सूरत हाल जो इस वक्त कराची की है, तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल लेकिन कुछ कम इंटेंसिटी के साथ लाहौर के बत्ती चौक पर भी देखने को मिली, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो कोई हंगामा आराई या हंगामा खेज सूरत हाल देखने को नहीं मिली। श्रीनगर हाईवे के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इक्का दुक्का पहुँचते रहे टोलियों की तादाद में, तो पुलिस की जानिब से न सिर्फ उनको मुंतशिर किया जाता रहा बल्कि गिरफ्तारियाँ भी अमल में आती रहीं। अगर बत्ती चौक पर हंगामा आराई की बात की जाए, लाहौर का जो मरकज़ निगाह था, यहाँ यास्मीन राशिद की सरबराही में एक काफिला रोका गया। काफिले पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया, जबकि मुजाहिरीन ने भी पुलिस पर पथराव किया। इसी तरह वजीराबाद में भी मुजाहिरीन और पुलिस के माबैन झड़पें हुई। पंजाब में होने वाली कार्रवाइयों पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि महज चंद सौ लोग से बाहर निकले। उन्होंने सूबे की आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। राना सनाउल्लाह प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में मीडिया से बात करते हुए क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। 20 लाख लोगों का था कि 20 लाख लोगों का अवामी सैलाब जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा। और मुझे तो अपने ऊपर भी ये अफसोस हो रहा है कि हमने भी शायद जो है इसके झूठ के ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत यकीन किया और उसके मुताबिक हमने इंतजाम किए। हमें तो अपने उन इंतजाम के ऊपर भी जो है वो शर्मिंदगी हो रही है कि अगर यही कुछ था, अगर यही कुछ होना था तो फिर हमें इतने इंतजाम करने की भी जो है वो शायद जरूरत नहीं थी। हुकूमत का दावा है कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है। आज नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ ने भी ट्वीट की है और ट्वीट करते हुए लिखा कि 20 लाख लोगों को निकालने का दावा था। 20 लाख लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। दुरुस्त है, 2 दिन से मार्च नाकाम होता देख रही हैं। आज जब लॉन्ग मार्च मुकम्मल नाकाम हो गया तो अब ये सूरत हाल बनी हुई है। ये मरियम नवाज साहिबा ट्वीट कर रही है और कह रही है कि ये कोई सेफ एग्जिट तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ से हुकूमत की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च बुरी तरह से नाकाम हो गया है। मरियम नवाज साहिबा भी यही बात कर रही थी। राना सनाउल्लाह साहब, मरियम औरंगज़ेब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की उसमें यही कहा जाता रहा है। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुल्क के तूल-अर्ज़ के अंदर जो कारकुनान जमा हुए हैं, कराची के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त, सबसे पहले बात करेंगे रमशा कंवल वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं है तो प्लीज़ कन्फर्म कीजिए प्रोड्यूसर।
रमशा कंवल से भी राब्ते की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी दौरान हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रियाज फतियाना साहब ने भी ज्वाइन किया है। इससे पहले कि मैं रियाज फतियाना साहब की तरफ बढ़ूँ, शेख रशीद साहब ने एक वीडियो मैसेज दिया, बहुत ढूंढने की कोशिश की राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद साहब क्या कहते हैं और फिर शहबाज शरीफ साहब ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है इस सारी सूरत हाल पर, वो आपके सामने रखता है। 3 बजे लाल हवेली में लॉन्ग मार्च की रैली से खिताब करने जा रहा था और सारी रुकावटें मैं अबूर कर चुका था, लेकिन लाल हवेली पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है और तमाम पुलिस लाल हवेली में दाखिल हो चुकी है। 60 आदमियों को, वर्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई झुकने वाले हैं। और मैं जिम्मेदारान को और अदलिया को कहता हूँ कि ये देखें अनारकी कौन फैला रहा है। इस वक्त लाल हवेली मुकम्मल तौर पर पुलिस के कब्जे में। मैं पाकिस्तानी कौम को 4 अरब रुपए के नेट का तोहफा जो खजाने को पहुंचेगा, फायदा पहुंचेगा, उसकी मुबारकबाद देता हूं। 40-45 दिन की यह हुकूमत है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आपने जो महंगा तेल, जो दुनिया में सबसे महंगा तरीन तेल है, पेट्रोल है, उसको सस्ता करके आपने एक बारूद की सुरंग हमारे लिए छोड़ी है और हमने कौम को ये इजाफी जो बोझ अभी तक नहीं डाला। IMF से आप नेगोशिएशन जारी है, आपने मुआहदा किया, आपने वॉयलेट किया। आज अगर हम चीजों को ठीक करने के लिए आए हैं तो ये धरनों से क्या पैगाम दे रहे हैं कि आपने पाकिस्तान की मईशत धरनों से ठीक करनी है। अदालत की जानिब से मामलात को बैठकर हल करने की बात हुई, मीडिएशन की बात होती रही, लेकिन इसके फौरी बाद इमरान खान साहब ने स्वाबी में जब कारकुनान से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि तमाम रुकावटें अबूर करते हुए हटे और फिर हम डी चौक पहुंचेंगे। जो रास्ते में रुकावटें हैं, कंटेनर, आप तैयार हैं इनको हटाने के लिए? इंशाल्लाह हमने पहुंचना है डी चौक इस्लामाबाद। कोई रुकावट हमें नहीं रोक सकती। इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रियाज फतियाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना सनाउल्लाह खान साहब ने आज मीडिया टॉक करते हुए कहा कि जिस वक्त इमरान खान साहब जो खिताब अभी हमने दिखाया है, जिस वक्त ये कारकुनान से स्वाबी में खिताब कर रहे थे तो तकरीबन 10 से 11 हज़ार लोग थे, लेकिन इस वक्त काफिले के साथ कोई 5-6 हज़ार से ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं। तो अगर इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लोगों को, अपने कारकुनान को, मतलब सिविल सोसाइटी और दीगर तंजीमें तो अपनी जगह पर, अपने कारकुनान को निकालने में ही नाकाम हो गई? ये स्वाबी में कोई जलसा आम तो नहीं था ना। जब जलसा था तो लाखों लोग थे, अब सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और जलसे में तो नहीं आना था ना, सब रैली में आ रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों से रैलीज मूव कर चुकी हैं, रवाना है। पहले गर्मी थोड़ी सी और आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और मेरा आपने देखा होगा पंजाब में तमाम तर रुकावटों के बावजूद अपना मेरे ज़िले में से अंदाज़ा करें कि लोगों ने मोटरवे की दीवारें तोड़ी हैं और वहाँ से अंदर एंटर हुए हैं। और अभी भी एक बहुत बड़ा क्राउड इन्होंने फैसलाबाद के करीब एक SP साहब ने रोका हुआ है। काफ़ी बड़ी नफरी है वहाँ पे, हमारे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोग तो हमारे कलमंदी करके पहले 23 तारीख को ही आ गए थे, वो बच गए। जो 25 वाले हैं सारे पंजाब में रुकावटें तो बड़ी सख्त हैं, यहाँ पर हुकूमती मशीनरी तो बड़ी मुतहर्रिक है। जो मरकजी कारवां है यकीनन इमरान खान साहब की क़यादत में, उसे तो पेशावर से, KPK से निकलना था और वहाँ से अगर नंबर ये होगा तो बाकी जगहों से तो हुकूमत कटेल कर लेगी। वहाँ से तो कारकुनान का वो नंबर दिखाई नहीं दे रहा और मज़ाहमत तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर क्या देखते हैं कि क्या फ्लॉप हो गया सर? ये वज़ीर दाखिला साहब का बयान है, आज़ाद इंडिपेंडेंट मीडिया का तो बयान नहीं है ना। जब इंडिपेंडेंट मीडिया देखेगी तो उनकी बात ज़्यादा मुस्तनद होगी। हम तो समझते हैं कि बहुत लोग आ चुके हैं, बाकी आ रहे हैं और जो है बतदरीज तादाद बढ़ती जा रही है। नहीं देखिए, अब एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कि कोई डेटरेंस क्रिएट कर दी हुकूमत ने बर वक्त, जिसकी वजह से लोग खौफजदा हो गए, फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हो गई, या आपको लगता है कि कारकुनान को निकालने के लिए कोई काउंटर स्ट्रैटेजी, यानी हुकूमत ने जो प्लानिंग की थी वो तो आपके सामने आ गई, लेकिन आप कोई काउंटर स्ट्रैटेजी बर वक्त बना नहीं सके? देखें, गुजारिश ये है कि पंजाब और सिंध की हुकूमतों ने जगह जगह कंटेनर रखे हैं, 4-4 दफ़ा छापे मारे गए हैं। खुद मेरे हल्के के लोग जो हैं, टोबा टैक्सी बनता है, हमारे पकड़ कर उन्होंने ज़िला मुल्तान की जेल में डाल दिया है। तो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ, ज़्यादतियाँ, पुलिस टॉर्चर, घरों के अंदर घुस जाना बगैर सर्च वारंट के, तो ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं था। मेरा ख्याल लगता नहीं कि मुल्क में जमहूरियत है, लगता है कि बहुत संगीन किस्म का मार्शल है, या कि बादशाहत है, या डिक्टेटरशिप है। ये नालायक है। सो मोटो लेकर अगर अदालतें रात में खुले तो उस वक्त जस्टिफाइड है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात में शीरी मजारी साहिबा को रिहा करने के अहकाम जारी करे तो वो जस्टिफाइड है। देखें, वहाँ पे फंडामेंटल राइट, शीरी मजारी खातून है, साबिक वफाकी वजीर हैं और थी भी ह्यूमन राइट्स की वजीर। उनका इस्तीफ़ा भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। वो एक अलग इशू था कि उनको नाजायज़ तरीके से हरासा और उनको हिरासत में रखा गया था।
जहाँ तक पाकिस्तान के आइन का तल्लुक है तो सुप्रीम कोर्ट या किसी अदलिया को अख्तियार इजाज़त नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करे। लेकिन अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट बड़ी अहम प्रोसीडिंग्स कर रही है। ये जो हेयरिंग चल रही है 3 रुकनी जो बेंच है 3 रुकनी, जिसपे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, वो ये कह रहे हैं कि रात 10 बजे मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाया जाए। तो रात 10 बजे मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात तो ऑब्वियसली आपने हुकूमती कमेटी से करने हैं। हुकूमती कमेटी अनाउंस हो चुकी है। अयाज सादिक साहब होंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस पर मौजूद होंगे। तो आप हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? देखिए, वो लॉ एंड ऑर्डर की उन्होंने बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली के इजलास बुलाने की या अदम एतमाद या एतमाद के वोट की बात नहीं की। तो लॉ एंड ऑर्डर पे तो सुप्रीम कोर्ट अख्तियार है ना, वो उन्होंने अख्तियार इस्तेमाल किया है तो वो दुरुस्त किया है। और दूसरा ये कि मुज़ाकरात का रास्ता हमने कभी आज तक बंद नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि वो अगर तो फ्रूटफुल, अगर उसका कोई लॉजिक के साथ अगर मुज़ाकरात के नतीजे में कोई आउटकम आता है, और वही है ये है कि अवाम को दोबारा मौका दिया जाए, अवाम के पास जाया जाए, सारी जमातें जाएं और नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए, और उसके बाद अवाम जिसको चाहें। आपने देखा नहीं, लेकिन इस हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के पास भी ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर का ही मैंडेट होगा। सुबह 10 बजे भी हुकूमती कमेटी के साथ आपके मुज़ाकरात हुए, उसके बाद खान साहब ने कहा नहीं ऐसी तो खबर ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हमारे, और ना हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सुबह 10 बजे जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें डेडलॉक कहा रहा। देखिए, इस बात पे तो मुज़ाकरात में कोई मज़ायका नहीं है कि कंटेनर हटा दिए जाएं, सड़कें ब्लॉक हटा दी जाएं, तशद्दुद और घरों में घुसना बंद कर दिया जाए, हमारे तमाम गिरफ्तार कारकुन पूरे पाकिस्तान से फिल रहा कर दिए जाएं, और ये 16 MPO का हथियार इस्तेमाल किया गया है। इस पे तो हम बात करने को तैयार हैं, अगर कोई बात करना चाहता है। नहीं तो जवाबन इस बात की क्या श्योरिटी है कि फिर आप धरना नहीं देंगे? और जहाँ तक बाकी मांग का ताल्लुक है कि वो जो लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च आ रहा है, उसकी मांग और डिमांड क्या है, तो वो तो उनका इस मुज़ाकरा से ताल्लुक नहीं। वो तो बड़ा वाज़ेह है कि उस पर भी हम मुज़ाकरत करने को तैयार हैं कि आप फ्री फेयर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें तो लॉन्ग मार्च खत्म हो सकता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको यकीन दहानी तो रियासत वगैरह सब करानी पड़ेगी ना कि आप धरना नहीं देंगे या रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। देखें, कहाँ लिखा हुआ है किस आइन में कि आप धरना नहीं दे सकते? मुझे बताएं, कहाँ कानून में लिखा हुआ है कि आप धरना? हाँ, पुरअमन की बात है तो हम पुरअमन रहना चाहते हैं। कौन सा हम लड़ने किसी के साथ आए हैं? कौन सा हम टैंक और तोपे लेकर हम आ रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो पुरअमन है, पुरअमन रहना चाहते हैं। हमारी तो पॉलिसी ही पुरअमन है। और अगर जुलूस लेकर कोई बैठ जाता है रेड जोन में तो हम नहीं दाखिल हो रहे। तो फतियाना साहब, चौक के बाद रेड जोन, हुकूमत को तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला खुद राना सनाउल्लाह साहब ने भी दिया, और कहते हैं सबसे ज्यादा आज अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कोर्ट के सामने कि इमरान खान साहब की जान को भी खतरा है। पहली बात यह है कि उनकी जान अल्लाह ताला की हिफाजत करेगा। अगर उन्हें हुकूमत नुकसान ना पहुंचाए तो उनको नुकसान नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि अगर वो आते हैं और यहाँ आके मांग करते हैं, अगर बैठ भी जाते हैं धरने में, तो हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है? रेड जोन से बाहर डी चौक है, अगर बैठने में तो क्या अर्ज है? और दूसरी बात यह है कि हुकूमत तो आज से पहले इनकी सारी 12-13 जमातें इलेक्शन की बात करती थी। आज जब हमने इलेक्शन की बात कही है तो भाग क्यों रहे हैं इलेक्शन? चाहिए कि इस पूरे मुल्क में हुकूमत तो कह रही है ना कि इलेक्शंस कब होंगे, ये फैसला तो हमने करना है, ये किसी की डिमांड पर तो नहीं हो सकता। वो कैसे फैसला कर सकते हैं? हम इसके मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। इस वक्त पाकिस्तान की अक्सरियती अपोजिशन, हमें ये खुद साख्ता, इन्होंने लीडर अपोजिशन बना दिया, कौमी असेंबली में खुद साख्ता हुकूमतें बना रही है। इससे ऐसे थोड़ी होती है। आप तो खुद इस्तीफे देकर असेंबली से बाहर आ गए ना रियाज फतियाना साहब। लेकिन हमारे इस्तीफे अभी एक्सेप्ट नहीं हुए ना। जब तक हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं होते उस वक्त तक लीडर अपोजिशन बनाने का अख्तियार आईनी तौर पर हमें हासिल है, वो तो नहीं बना सकते। हम नामजद ना करें तो सीट खाली रहेगी। इन्हें तो हक हासिल नहीं है किसी को आप अकलीती ग्रुप को जो 20 अफराद का उसको आप लीडर अपोजिशन बना दें। और तीसरी बात यह है कि जब यूटर्न लिया जा सकता है, आप सोच सकते हैं कि असेंबली में वापस चले जाए और जाकर ऑपोजिशन नहीं, हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। हम इस मुल्क में फौरी इंतखाबात की मांग करते हैं क्योंकि इस वक्त मुल्क शदीद आइनी, सियासी, इखलाकी, कानूनी और माली बुरान का शिकार है। पाकिस्तान की सालमियत को शदीद खतरात दरपेश हैं। कहीं पाकिस्तान खुदा न खास्ता तो इस तरह के एहतजाजों से या धरनों से ये खदशात कम तो नहीं होंगे, ये तो मजीद बढ़ेंगे। और खासतौर पे आज के दिन जब IMF एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन करने वाला है, उस दिन अगर इस तरह की सिचुएशन मुल्क में इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो नहीं आ सकती। गुजारिश ये है कि हमने तो आके माशियात ठीक की थी। आप देखें कि हमारे दौर में सारा इंडस्ट्री का बंद सेक्टर खुल गया था, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ था, 4 से 6 हज़ार अरब रुपए तक हम सालाना टैक्स रिकवरी में गए हैं। मुल्क की इकॉनमी सही सिमत पे चल चुकी थी।
और इस पाकिस्तान की हुकूमत पे अवाम का एतमाद बेहतर हुआ था। बैंक मार्केट भी हमारे देखिए दौर फरहान में साहब, कम था। ये इकोनॉमी अब तो एक क्या हुआ अलग है? बहस है, मेरा ख्याल इसके ऊपर एक लंबी चौड़ी डिबेट अलग से हो सकती है। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम जब आप अपना मुतालबा लेकर आ रहे हैं, तो ये मुतालबा किससे कर रहे हैं कि फौरी तौर पर असेंबलीज डिसॉल्व की जाए और इलेक्शंस कराए जाए? जी, हम इम्पोर्टेड घोस्ट हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि उनका अपना ये आज तक बयानिया था कि वो इंतखाबात की मांग करते थे। आज हम भी मांग कर रहे हैं। तो चंद हफ्तों के अंदर क्या तब्दीली आ गई है उनकी सोच में जब हुकूमत में बैठ गए हैं। उन्हें चाहिए, पंजाब की हुकूमत तो वैसे ही अब गैर आइनी हो चुकी है, तो आपके फिर सर सामने वो हुकूमत ऑक्सीजन भी की खो जो चुकी है। लेजिटिमेसी है उसको तो आप मानते हैं कि ये हुकूमत का हुकूमत लेजिटिमेट राइट है लेजिटिमेसी, इस वक्त? देखें, हम बादल नखास्ता हैवी हार्ट के साथ बैठने को तैयार हैं मुल्क और कौम के मुफाद में। अगर वन पॉइंट एजेंडा हो कि पाकिस्तान में फौरी इंतखाबात का ऐलान, असम्बलियों का खात्मा, और उसके बाद अवाम को हक दिया जाए। अगर वो ये पॉपुलर होंगे, ये 12 जमातें हैं, हम तो अकेली जमात हैं। अगर ये 12 जमातें अवाम का मैंडेट लेकर दोबारा आ जाती हैं तो आ जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं, हम एक्सेप्ट करेंगे उन नताइज को। लेकिन अगर अवाम हमें मुंतखब करती है, चूँकि उनके मैंडेट पे शब खून मारा गया, उनका एतमाद हम पर है। आपने देखा होगा कि यासीन मलिक साहब को आज उम्र कैद की सजा दी गई। उनकी अहलिया मोहतरमा मशाइल मलिक ने हुकूमत से नहीं, इमरान खान से मुतालबा किया कि जी। यासीन मलिक के लिए आवाज़ बुलंद करें, और क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप मौजूदा अपने हुकूमत मार्च तो को आगे भारत ले से जाएं ताल्लुकात प्लीज। बनाकर बैठी। वो तो ये भी कह रही उन्होंने थी कि ये अपना बात नहीं, मार्च जो उन्होंने है ये, इस दिन पे ना करें, आप इसको आगे ले जाएं। जी मैंने अर्ज किया, उन्होंने ये कहा था कि उसकी रिहाई के लिए मांग करें। इसमें कि हुकूमत पे मिसट्रस्ट किया है उनकी अहलिया ने, और इमरान खान पे एतमाद का इजहार किया है कि तो सर मौजूदा इमरान हुकूमत खान तो भी तो मोदी के कश्मीर के साथ वकील थे, ताल्लुकात उनको बेहतर कर चाहिए रही था है। कि आज कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे होते, बजाय इसके कि वो तो पॉलिटिकल। लड़ेंगे ना, इस्लामाबाद उनको आने देगा तो बिल्कुल। उनकी तकरीर में आज भी उन्होंने जिक्र किया है वो कश्मीर में आज़ादी का और यासीन मलिक की राय का। तो इंशाल्लाह फिर भी उसका मांग करेंगे। लेकिन असल इशू जो है वो पूरे 22 करोड़ अवाम को जो यरमगाल बनाया गया है, जिनको इस वक्त ज़हनी हिजान, परेशानी और उनको एक अजाब में डाला हुआ है इस हुकूमत ने। ये जो अच्छा जाली हुकूमत है, इन्हें चाहिए रियाज सुदेरा कि साहब, इस्तीफा दें और घरों को जाएं। इस वक्त इत्तलात ही आ रही हैं कि वो जो क्राउड जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पुल नहीं कर सके, उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए, तो इमरान खान साहब अपने काबरीन के हमरा जो बैकडोर चैनल ऑपरेट कर रहा है उसमें कुछ सेफ एग्जिट मांग रहे हैं। ये तासुर दुरुस्त है को फेस सेविंग ये के मेरे लिए? ख्याल है ये खुद साख्ता स्टोरी है जो हुकूमती ऐवानों से मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, और ये एक तरह से प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। कतई तौर पर उन्हें सेफ एग्जिट नहीं मांगा। सेफ एग्जिट तो ये मांग रही है हुकूमत के हमारी जान छोड़ें, और ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है। मुनासिब वक्त पे हमारे लोग घरों से बाहर निकल कर आएंगे, जब इनको समझ लगेगी कि लोग आ चुके होंगे। बहुत से लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उसी सड़कों पर नहीं आए कि पहले वो खान साहब का, इमरान खान का जुलूस पहुंच जाए, फिर ये भी सड़कों पर आ जाएंगे। इस्लामाबाद के अंदर लाखों लोग मौजूद हैं। मेरे हल्के से बहुत लोग आए हुए हैं जो 23 तारीख को आ गए थे, 22 को आ गया था। हमने हिकमत अमली के तहत, ताकि पुलिस अगर रुकावटें डालती है तो हमें रोकना जाए, तो हमने बड़ी तादाद पहले भी सारे हल्कों से फतेह इस्लामाबाद साहब, मौजूद है वो जो तो अपने विजुअल्स रिश्तेदारों अब का दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे बताइएगा कि अभी को मुक्तदिर इदारे भी को मीडिएशन कर रहे हैं, ये सालिसी का रोल भी को प्ले कर रहा है अगर हुकूमत और अपोजिशन के माबैन किसी सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं या होने हैं? तो देखिए मेरे इल्म में नहीं है। अगर ऐसा हो भी रहा हो तो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। दाखिली सलामती भी मुक़द्दर इदारों के मैंडेट में शामिल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में सिविल वार की कैफियत होती है, या कोई जानी नुकसान होता है, यहाँ पे अगर कोई बहुत ज़्यादा आपस में युद्ध पड़ता है, तो उन तमाम इदारों का फ़र्ज़ है, वो अदालतें हों या मुक़द्दर इदारे हों या एजेंसीज हों या पुलिस हो या सिविल तो खुदा ना एडमिनिस्ट्रेशन हो, खास्ता ऐसी सूरत कि हाल वो बनते हुए देख रहे हैं आप? देखें, वो किसी फ़र्द या किसी सियासी जमात या हुकूमत के ज़ाती मुलाजम नहीं है, वो रियासत के मुलाजम है। रियासत और हुकूमत के दरमियान फ़र्क है। हुकूमत आती जाती रहती है, रियासत बरकरार रहती है, और तमाम इदारे जो हैं रियासती इदारे, उनका आइनी, कानूनी, इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान की सालमियत और उनके लॉ एंड ऑर्डर और मुल्क में जो हालत श्रीलंका की तरह बनने जा रही है, इस पे अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले हुकूमत अपोजिशन हो, खुदा तो ना उनका करे काम कि है कि आगे श्रीलंका बढ़े। जैसी सूरत हाल हमारी अर्ज़ पाक पर बने, कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बने। मुझे लास्टली सर ये बता दीजिएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन बनने से पहले बेहतर नहीं होगा कि इमरान खान कॉल ऑफ कर दें, डिस्पर्स हो जाए, कि ऐसी सिचुएशन का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता? वो क्यों कॉल ऑफ करें? हुकूमत ही क्यों नहीं अपना रास्ता लेती है और अनाउंस करें? सर उससे कहीं बेहतर है कि इलेक्शन इलेक्शंस तो ऑब्वियसली 6-7-8 महीने बाद होने ही होने हैं। अक्टूबर के बाद ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन भी डेडलाइन दे चुका है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करा सकता। इलेक्शंस तो होने ही हैं, लेकिन मुल्क के लिए क्या बेहतर है? आपको नहीं लगता कि एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर कॉल ऑफ कर दिया जाए तो मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा, या ऐसी कॉल आ सकती है रात 10 बजे के बाद? देखें, मेरी इत्तला के मुताबिक अगस्त में इलेक्शन कमीशन तैयार है इलेक्शन के लिए। आप उसको 1 महीना और आगे कर लें, सितंबर का महीना कर लें,
तो मेरा ख्याल है कि मौसम भी बेहतर होगा, इंतखाबात करवाए जा सकते हैं सितंबर में। वैसे तो आइन कहता है कि जब असम्बली डिज़ोल्व की जाए तो तमाम इदारे स्पेशली इलेक्शन अगर असम्बली तोड़ी जाए तो एक दिन पहले, और उनकी तैयारी हर वक्त होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कल को जंग हो और हम कहें कि हम तभी जंग की तैयारी नहीं कर सके, एक महीना लेट कर लें, सियासी जमात करें, हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं, एक महीना लेट करें, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें लिखी हुई हैं आइन के उस पर अमल होना चाहिए, तमाम इदारे तैयार हों और बिल्कुल ये अनाउंस कर दे हुकूमत कि फ़लाँ डेट को हम असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे और फलां डेट को इलेक्शन होगा, और उसके बाद तमाम इदारों को कहा जाए कि यानी कोई ना कोई तारीख अगर आपको मिल जाए, वो अक्टूबर की हो, नवंबर की, दिसंबर की, तो यही आखिरी हल हो सकता है कि वो कोई तारीख लेकर जाएंगे। नवंबर दिसंबर नहीं, हम तो चाहते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर इन 3 महीनों में कोई डेट इससे ऊपर नहीं। इसी इन्हीं अरसे में ज़्यादा अप्रोप्रिएट डेट सितंबर की बनती है और उसमें आप अनाउंस करें। अगर आप मई के एंड में करें तो फिर ऑब्वियसली 3 महीने में अगस्त का एंड बनता है। अगर आप जून के पहले हफ्ते में असम्बली डिज़ोल्व करते हैं तो फिर सितंबर का फर्स्ट वीक बनता है। तो मैं समझता हूँ कि अगस्त के एंड से लेकर सितंबर और मैक्सिमम 15 अक्टूबर से पहले अगर आप इंतखाबात की डेट देते हैं और उसका ऐलान करते हैं और फिर इदारों को इजाज़त देते हैं कि वो इंटरफेरेंस ना करें और फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट इंतखाबात हों, अवाम अपना फैसला, अपना चुनाव करें, अपने 22 करोड़ अवाम के उनकी मुस्तकबिल की क़यादत कौन सी होगी जो उनको इस तमाम बुरान से निकाल सकती है, तो हम इस के लिए तैयार हैं। बाकी रियाज फतेहाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन इलेक्शंस होने के बाद इस चीज़ की गारंटी कौन देगा कि फिर जो नताइज होंगे उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान रही होगी या फिर एहतजाज के लिए लॉन्ग मार्च या फिर धरने का रास्ता अपनाएगी। अब एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त कराची की नुमाइश चुरंगी पर कारकुनान और पुलिस एहलकार आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। सूरत हाल खासी कशीदा हो गई है। इस वक्त रिमशा कमल हमारे रिपोर्टर मौके पर मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिमशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई होप कि आप इस वक्त किसी महफूज मकाम पर मौजूद हैं। वहाँ पर प्रिजनर वैन को नजर आतिश किया गया, कारकुनान और पुलिस एहलकार आमने सामने है। इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या कंट्रोल कर लिया गया है या बेकाबू दिखाई दे रही है? इस वक्त कुछ लम्हे के लिए सूरत हाल ऐसी है कि सांस ली जा सकती है, क्योंकि अभी जो है वो थोड़ी सी भगदड़ और थोड़ी सी बेचैनी कम हुई है। लेकिन जिस आप बात कर रहे हैं तब से कुछ देर पहले ही की बात है, तकरीबन आधे घंटे पहले यहाँ पर यही नुमाइश चुरंगी मैदान जंग का मंजर पेश कर रही थी। यहाँ पर पथराव हुआ, मीडिया वैन्स के ऊपर पथराव हुआ, यहाँ पर आंसू गैस के शेलिंग जो है वो की गई। इसके अलावा कारकुनान को हिरासत में लिया गया। पुलिस वैन वहाँ पर खड़ी हुई थी, वहाँ पर पुलिस वैन को आग लगाई गई। कहते हैं कि पुलिस वैन को कारकुनान ने आग लगाई, कारकुनान कहते हैं कि पुलिस ने खुद आग लगाई। लेकिन जो है ये तो जाहिर सी बात है, वक्त बताएगा कि क्या हुआ, ये तो तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर अफसोसनाक ये हुई कि पुलिस वैन के बाहर जो एक खातून साथी मेरी जमजम वो रिपोर्ट कर रही थी, तो उनको वहाँ पर मारा गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो किसी भी सूरत किसी भी मीडिया पर्सन के लिए यहाँ पर काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि जब हम यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे होते हैं, फील्ड में मौजूद होते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती हैं। लेकिन हमारा काम है हक बात और सच बात लोगों तक पहुंचाना। अगर हमें ही निशाना बनाया जाएगा तो इनकी आवाज़ मीडिया तक कौन पहुंचाएगा? दूसरी बात यह कि अभी भी यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर प्रोग्राम के तहत यहाँ पर स्क्रीन लगाई जाएगी और इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद में पहुँचकर खिताब करेंगे तो वो खिताब बराह रास्त दिखाया जाएगा। यहाँ पर इतने हालात ख़राब होने के बाद यहाँ ना ख़वातीन यहाँ से टस से मस हुई, ना यहाँ से बच्चे गए हैं। निशान आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है ख़वातीन बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। नारे लगाए जा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जब तक खान का ऑर्डर नहीं आएगा हम इस धरने को ख़त्म नहीं करेंगे, हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि अगर हमें एहतजाज करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही तो ये कैसा पाकिस्तान है? हमें हकीकी
आज़ादी चाहिए। यहाँ पर जो कारकुनान हैं उनकी बस एक यही डिमांड है कि हम पुरअमन एहतजाज चाहते हैं, इसे इश्तियाल अंगेज ना बनाया जाए। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि जो पुलिस वैन यहाँ पर बड़ी तादाद में लगी हुई थी उनकी जगह एम्बुलेंसेज ने ले ली है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि किस कदर हालात यहाँ पर कशीदा रहे, यहाँ पर भगदड़ रही। यहाँ पर जब फायरिंग हुई तो हमने जाके अपने आप को DSNGs के पीछे कवर लिया ताकि हमें कोई गोली या कोई निशाना ना लग सके। इसी तरह यहाँ पर कारकुनान आते थे, भाग जाते थे और फिर दोबारा वो वापस आकर यहाँ पर बैठ गए हैं। तो ये है इस वक्त कराची में सूरत हाल, जो कि कारकुनान की तरफ से हम देख रहे हैं कि खासा जोश और जज्बा पाया जा रहा है। इतने हालात खराब होने के बावजूद कोई यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। जी अच्छा रमशा, ये बताइएगा कि इस मौके पर कुछ कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया और अभी इस वक्त क्या पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद हैं कि किसी भी सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल किया जा सके? और फिर ये भी बताइएगा कि गालिबन ये वो मकाम है जहां पर बड़ी स्क्रीन आपने जैसे बताया कि नस्ब की जाएगी और फिर खान साहब का खिताब सुनने के लिए कारकुनान इस मौके पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, यही वो जगह है जैसे मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब का जो खिताब है वो बराह रास्त दिखाने के लिए जो है वो स्क्रीन लगाई जाएंगी। अब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। दूसरा सवाल ये कि कितनी गिरफ्तारियाँ हुई, तकरीबन 200 से ज़ायद जो कारकुनान हैं जो कि मर्द हजरात हैं उनको गिरफ्तार किया गया। उसमें कुछ खवातीन भी हैं जिन्हें सुबह भी गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। जब हम यहाँ पर शाम में आए थे उस वक्त भी जो है वो कारकुनान को और जो है खवातीन जो अपने बेटों को, अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए वैन पे चढ़ रही थी, उन्हें भी वैन में घसीट कर ले जाया गया, जिनमें से 2 खवातीन को मैंने अपनी आंखों के सामने गिरता हुआ देखा। तो काफ़ी सारे लोगों के साथ जो है इस तरह के वाकयात भी पेश आए। कुछ को जो है वो छोड़ा भी गया हमारे सामने। पुलिस ने यहाँ पर जब रेजिस्टेंस शो की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से, तो उसके बाद तकरीबन यहाँ पे 50 से 60 के करीब जो कारकुनान थे उनको वैन से रिहा किया गया, जो कि बाहर भी आए। तो ये है कि गिरफ्तारियों का, पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ से लोग हटने को तैयार नहीं है। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े मौजूद हैं, तमाम ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो गिरफ्तारियाँ अभी तो नहीं हो रही हैं। आपके पर्सपेक्टिव में कारकुनान को नारेबाजी करते हुए, नारे बुलंद करते हुए हम देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या ये इमरान खान के खिताब सुनने के लिए बैठे उसके बाद मुंतशिर हो जाएंगे या फिर कोई धरना देने का इरादा रखते हैं? इस वक्त जब मैंने इनसे गुफ्तगू की थी तो वो ये कह रहे थे कि जब तक हमें हमारी मरकजी लीडरशिप की तरफ से नहीं कहा जाता कि यहाँ से उठ जाएं और चले जाएं, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अली जैदी साहब की चूंकि जब वो यहाँ पर आए थे और यहाँ से जा रहे थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई, पथराव हुआ। खुदादाद कॉलोनी से लेकर नुमाइश औरंगी आते तक जो है वो शेल्स बरसाएगा और वो ट्रक पर मौजूद थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत यहाँ पर नासाज हो गई और वो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन चूंकि अभी तक ये जो है कोई फर्दर हिदायत जारी नहीं की गई है कि आया ये यहाँ से जाना चाहते हैं, यहाँ पर बैठे रहेंगे। इन्होंने कहा है कि जब तक इमरान खान साहब खिताब नहीं करेंगे या हमारी मरकजी लीडरशिप यहाँ से हमें जाने को नहीं कहेगी, हम यहीं पर मौजूद रहेंगे और यहाँ से हम तब तक नहीं हटेंगे, चाहे डंडे बरसाए जाएं, चाहे आंसू गैस के शेलिंग हो, चाहे स्ट्रेट फायर हो। और हमने देखा कि शायद इनकी ये स्ट्रैटेजी जो है वो किसी हद तक कामयाब होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि जो पुलिस है वो इस वक्त पीछे हो चुकी है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कारकुनान नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रिमशा कंवल, आप अपडेट्स कर रही थी। गाहे गाहे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। रिमशा इस चौरंगी पर मौजूद थी, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बैठे हुए हैं और जब तक वो कहते हैं कि क़यादत हमें कोई हुक्म नहीं देती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पुलिस इस मौके से पीछे हट चुकी है, लेकिन अब से कुछ देर पहले सूरत हाल ऐसी दिखाई दे रही थी कि पुलिस और कारकुनान आमने सामने थे। पुलिस वैन को नजर आतिश किया गया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। अब एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। मेरी बेटी और मैं 25 को पूरी दुनिया के अंदर लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, जिस चीज को यासीन या कश्मीर से प्यार है, जिसको इस धरती पाकिस्तान से प्यार है, हमारे खून से, कश्मीरियों के खून से ये तहरीक चलती है। मैं इमरान खान साहब, आप तो यासीन के दोस्त हैं, ये दिन आप 1-2 दिन आगे कर देंगे, कुछ नहीं होगा। एक जानिब हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की एहलिया मिशाल मलिक रो रो कर दुहाई देती रही कि इमरान खान साहब
आप तो यासीन मलिक के दोस्त थे, आप मार्च लेकर 25 तारीख को ही इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, इसको आगे ले जाएं। मगर एक जानिब मुल्क में इमरान खान का मार्च इस्लामाबाद की जानिब गामज़न है, तो दूसरी तरफ कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारतीय अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी है और साथ ही 10 लाख भारतीय रुपयों का जुर्माना भी किया है। भारतीय अदालत की जानिब से कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को दहशतगर्दी की मुआवनत करने के झूठे पर्चे के इल्ज़ाम में और उन पर फर्द जुर्म आयद की गई थी, उनको मुजरिम करार दिया गया था। और आज जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से भी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये दरख्वास्त अदालत से कर रही थी कि यासीन मलिक को सजाए मौत सुनाई जाए, ताहम अदालत की जानिब से यासीन मलिक को उम्र कैद सुनाई गई है और 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। भारतीय रुपयों में 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जो हुआ और फिर NIA अदालत की तरफ से जो कुछ हुआ, ये अपनी जगह पर, लेकिन कई बरसों से बदनाम ज़माना दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर यासीन मलिक को नज़रबंद रखा गया था, उन पर मजालिम ढाए जा रहे थे, एक अरसे से वो नज़रबंद थे। और आज जब अदालत में उनको प्रोड्यूस किया गया तो अदालत में इजरा करते हुए यासीन मलिक की तरफ से ये कहा गया कि अदालत की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है वो उसके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, अदालत का फैसला सराखों पर, लेकिन सिर्फ चंद सवालात पूछना चाहते हैं कि अगर वो वाकई दहशतगर्दी की मुआवनत कर रहे थे, दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहे थे, इस तरह की एक्टिविटीज़ में थे, तो फिर उनको पासपोर्ट क्यों जारी किया गया। फिर उन्होंने ये सवाल भी किया कि एक तरफ तो मुझे पासपोर्ट जारी किया गया, दूसरी तरफ मैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लेक्चर्स देता रहा, वो क्यों होता रहा। और फिर भारत के 7 वज़राए आज़म मुझसे मिलने के लिए क्यों आते रहे अगर मैं दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहा था या दहशतगर्दाना सरगर्मियों के अंदर मुलव्विस रहा था। वो कह रहे थे कि मैं तो एक अरसे तक गांधी की फ़िलासफ़ी के ऊपर अमल करता रहा, मगर क्या हुआ कि आज भारत की तरफ से मुझ पर ये पाबंदी आयद की गई है और मुझे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब जज साहब की तरफ से उनसे पूछा गया कि जो सज़ा आपको सुनाई गई है, जो सवालात आप उठा रहे हैं, इनको करने का वक्त तो गुजर गया है, लेकिन जो सज़ा आपको सुनाई गई है क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे। तो उस पर उनका ये कहना था कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, जो अदालत ने फैसला सुनाया है वही मुकद्दम है। अब भारतीय अदालत की तरफ से जो कुछ हुआ ये बिल्कुल वन साइडेड प्रोसीडिंग्स हैं, जिसके अंदर दूसरी तरफ से कंटेस्ट करने का मौका भी नहीं दिया गया। इतने अरसे तक यासीन मलिक साहब को नज़रबंद रखा गया। हुर्रियत रहनुमा हक़ खुदरादियत की जंग लड़ते रहे, ना सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि भारत के अंदर। जब वो नज़रबंद रहे हैं तो मर्दानावार भारतीय सरगर्मियों का, इंचालाकियों का मुकाबला भी करते रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि यहाँ पर जो कश्मीर की वकालत की बात करते रहे, जो कश्मीर का मुकदमा लड़ने की बात करते रहे, एक तरफ जब विशाल मलिक रो रो कर दुहाई दे रही थी कि कम से कम ये बड़ा सिंबॉलिक है, ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, कम से कम आपको इस दिन ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, तो उस पर ही कान धरने चाहिए थे, मानना चाहिए था। और आज कम से कम कंसेंसस के साथ मुल्क के अंदर यकजहती होती, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी होती और भारत की तरफ से ना सिर्फ इस मजमूम इकदाम को कंडेम किया जाता बल्कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया जाता, तो लगता कि वाकई कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हक़ खुदरादियत की जंग लड़ते हुर्रियत रहनुमाओं के साथ पाकिस्तानी सीसा पे लाई हुई दीवार की तरह खड़े हुए हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।